आज मेरा गंवार भाई मुझसे मदद मांगने के लिए आया था, लेकिन मैंने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। आज मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो क्या मैं उसको भिखारियों में बांट दूं? मुझे मेरी अमीरी का बहुत ही घमंड हो गया था। कभी कहता है तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है, तो कभी कहता है कि पापा की तबीयत खराब है। अरे जब मदद मांगने के लिए आता है, तो कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन कर आए। गांव में रहता है ना, इसीलिए जिंदगी भर गंवार ही रहेगा। उससे अच्छे कपड़े तो मेरे घर में काम करने वाले नौकर पहनते हैं। कभी कभी मुझे उस पर इतना गुस्सा आता है कि खींच कर थप्पड़ लगा दूं, लेकिन मेरे पति कार्तिक को पता नहीं उसमें क्या दिखाई देता है। मैं अपने भाई से बदतमीजी से बात करूं, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे पति विदेश के दौरे पर गए थे और अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर मेरे साथ जो हुआ, मैंने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरा नाम अनुपमा जोशी है। अनुपमा जोशी दो भाइयों के बीच अकेली थी, इसीलिए सब उससे बहुत प्यार करते थे। अनुपमा के पापा श्याम प्रसाद जोशी खेतीबाड़ी का काम किया करते थे और उसकी मम्मी सुमित्रा जोशी एक हाउसवाइफ थी। अनुपमा के दो बड़े भाई थे, किशोर और राजवीर। अनुपमा राजवीर से 2 साल छोटी थी, फिर भी वो राजवीर को उसके नाम से ही बुलाती थी। अनुपमा के मम्मी पापा उसको कई बार इसके लिए डांट भी चुके थे, लेकिन उसके ऊपर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। अनुपमा उनकी बातें एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी। उसकी सबसे ज़्यादा उसके बड़े भैया किशोर से बनती थी, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थे। इसीलिए अनुपमा को उनका साथ बहुत ही पसंद था और राजवीर, उसको तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं था। वो अपने पापा के साथ खेतों में काम किया करता था और घर पर जानवरों को चारा पानी। इसीलिए अनुपमा उसे हमेशा से गंवार बुलाती थी। पता नहीं राजवीर किस मिट्टी का बना हुआ था। अनुपमा उसे कभी कुछ भी कहती, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहता। उसके बड़े भैया की बहुत ही अच्छी पोस्ट पर बैंक में नौकरी लग गई थी और अनुपमा का भी 12th कंप्लीट हो गया था। बड़े भैया की पोस्टिंग लखनऊ में हुई थी, इसीलिए वो वहीं पर किराए का कमरा लेकर रहने लगे। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे और फिर अनुपमा का ग्रेजुएट भी कंप्लीट हो गया। संडे का दिन था, वो हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसके पापा ने मम्मी से कहा, सुमित्रा, अब हमारा किशोर नौकरी करने लगा है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम उसकी शादी कर देते हैं। तो सुमित्रा जी बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हमें किशोर की शादी कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें राजवीर की भी तो शादी करनी है। जैसे ही मम्मी ने राजवीर की शादी की बात कही, तो अनुपमा को बहुत तेज से हंसी आ गई थी। उसे हंसता हुआ देखकर उसकी मम्मी नाराज हो गई और बोली, अनुपमा, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम इस तरह से हंस रही हो? अरे मम्मी, आप राजवीर की शादी की बात कर रही हो तो हंसी तो आएगी ना। उस अनपढ़ और गंवार से शादी कौन करेगा? या फिर मम्मी एक काम करना, उसके लिए कोई लूली लंगड़ी ढूंढ लेना, क्योंकि अच्छी भली लड़की तो कोई उसे शादी नहीं करेगी क्योंकि अच्छी भली लड़की तो कोई उससे शादी करेगी नहीं। अनुपमा, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। वो तुम्हारा बड़ा भाई है। अरे मम्मी, कैसा बड़ा भाई? आपने कभी उसे देखा है वो किस तरह से रहता है? मुझे तो अपने दोस्तों से ये बताने में शर्म आती है कि ये मेरा बड़ा भाई है। तो श्याम प्रसाद जी बोले, अच्छा बेटा, राजवीर को बड़ा भाई कहने में तुम्हें शर्म आती है। उसी की मेहनत की वजह से तुम दोनों भाई बहन यहाँ तक पहुँचे हो और आज तुम्हें उसे अपना भाई कहने में शर्म आ रही है। तभी सुमित्रा जी बोली, अरे अनुपमा, तुमने तो मेरा सर शर्म से नीचे झुका दिया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी अपने भाई के लिए ऐसा सोचती है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो अनुपमा, आज के बाद से अगर तुमने राजवीर को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी की बातें सुनकर अनुपमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो वहाँ से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे समझ ही नहीं आता कि मम्मी पापा उस राजवीर की इतनी साइड क्यों लेती हैं। सुमित्रा जी ने श्याम प्रसाद जी से कहा, हमारी अनुपमा बहुत बदतमीज हो गई है।
मुझे समझ में नहीं आता उसको अपने भाई राजवीर से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। वो तो कभी भी उसे कुछ कहता भी नहीं। अरे सुमित्रा छोड़ो उसको, ये देखो कुछ लड़कियों की फोटो हैं, इनमें से तुम्हें कोई पसंद आए तो बताओ। सुमित्रा जी ने 2 फोटो सेलेक्ट कर ली थी। श्याम प्रसाद जी ने अपने बड़े बेटे किशोर को फ़ोन लगाया और उसे बताया कि उन्होंने उसके लिए लड़की देखी है। वो चाहते हैं कि एक बार वो खुद आकर लड़की देख ले। किशोर शांत स्वभाव का सीधा साधा लड़का था। अगले संडे को वो आ गया। उन दोनों में से उसे एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम मोनिका था। मोनिका एक अध्यापक थी। वो वहीं लखनऊ में ही टीचर थी। मोनिका देखने में बहुत ही सुंदर थी। अनुपमा राजवीर को बहुत उल्टा सीधा बोलती थी, जिसकी वजह से उसके मम्मी पापा उससे बहुत नाराज रहते थे। जब अनुपमा ने मोनिका भाभी की फोटो देखी तो उसे भी वो बहुत अच्छी लगी। किशोर भैया और मोनिका भाभी की शादी तय हो गई। अनुपमा के घर में ये पहली शादी थी, इसीलिए घर मेहमानों से भरा हुआ था। राजवीर ने किशोर भैया की शादी की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। मम्मी पापा भी इस शादी से बहुत खुश थे। बड़े भैया की शादी में उनकी ससुराल वालों से पापा ने कोई मांग नहीं की थी, लेकिन फिर भी मोनिका भाभी के पापा ने बहुत कुछ दिया था। इस तरह से किशोर भैया की शादी मोनिका भाभी के साथ बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। मम्मी ने भाभी का गृह प्रवेश बहुत अच्छी तरह से कराया था। भाभी के आ जाने से अनुपमा की खुशियों का ठिकाना नहीं था। राजवीर घर पर थोड़ा कम रहता था, वो बाहर के कामों में लगा रहता था। यहाँ तक कि मोनिका ने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो शर्मा कर वहाँ से चला जाता था। मोनिका थोड़ी हंसमुख स्वभाव की लड़की थी, इसीलिए वो कभी कभी राजवीर से मजाक कर दिया करती थी। राजवीर अपनी भाभी की बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से चला जाता था। धीरे धीरे करके लगभग सभी मेहमान जा चुके थे। कुछ दिनों के बाद भाभी की पगफेरे की रस्म हुई और फिर उसके बाद जब भाभी वापस आई तो कुछ दिन घर पर रहकर भैया के साथ लखनऊ चली गई। भैया भाभी की छुट्टियां खत्म हो गई थी, इसीलिए भैया भाभी का जाना जरूरी था। जाते जाते मोनिका ने अनुपमा और राजवीर से कहा कि वो दोनों लखनऊ घूमने के लिए आए। भाभी की बात सुनकर अनुपमा तुरंत बोल पड़ी, इस गवार के साथ कौन घूमने जाएगा, मैं तो नहीं आने वाली। मुझे जब भी आना होगा तो मैं अकेले आ जाऊंगी। तो मोनिका बोली, अनुपमा वो तुम्हारा बड़ा भाई है, इस तरह से बात नहीं करते। अनुपमा कुछ और बोलती, उससे पहले ही सुमित्रा जी ने उसको शांत करा दिया। अनुपमा के भैया भाभी दोनों लखनऊ चले गए। मोनिका रोज शाम को सुमित्रा जी से फोन पर बात कर लिया करती थी। मोनिका से बात करके सुमित्रा जी को बहुत अच्छा लगता और सुमित्रा जी मन ही मन में सोचती कि काश हमारी अनुपमा भी मोनिका की तरह होती तो कितना अच्छा होता। धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे, सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अनुपमा ने बीएड का फॉर्म भर दिया था और अब वो भी बीएड की पढ़ाई करने लगी। अनुपमा का बीएड पूरा होने में कुछ समय बचा था। राजवीर के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। लड़की का नाम नायरा था। उसके मम्मी पापा बहुत ही गरीब थे। नायरा के पापा ने श्याम प्रसाद जी से कहा कि वो शादी का खर्चा नहीं उठा सकते, इसीलिए वे चाहते हैं कि राजवीर और नायरा का मंदिर में जयमाला पड़ जाए। श्याम प्रसाद जी को इससे कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने नायरा के पापा से कहा, थोड़ा सा समय दीजिए, एक बार हम घर पर सबसे बात कर लें, फिर जैसा भी होगा आपको फ़ोन करके बता देंगे। श्याम प्रसाद जी ने किशोर को राजवीर की शादी के बारे में बताया था, इसीलिए वो दोनों अगले रविवार को आ गए थे। श्याम प्रसाद जी ने सबके सामने मंदिर में शादी की बात कही तो मोनिका ने कहा, पापा अगर लड़की सही है तो फिर मंदिर में शादी करने में भला क्या दिक्कत है। भाभी आपको पता है ना, आपकी शादी कितनी धूमधाम से हुई थी, तो फिर भला राजवीर भैया की शादी ऐसे कैसे हो सकती है। क्या बात है अनुपमा, आज तुम राजवीर को राजवीर भैया कह रही हो, ऐसा कैसे हो गया। भाभी आप अपने काम से काम रखे ना। अनुपमा, ये क्या तरीका है भाभी से बात करने का, छोटे बड़े की तमीज भूल गई हो क्या। सबने आपस में बात करके ये तय किया
कि राजवीर और नायरा की शादी मंदिर में होगी। श्याम प्रसाद जी ने लड़की वालों को फ़ोन करके बता दिया था कि 1 हफ्ते के बाद शादी का मुहूर्त है। 1 हफ्ते के बाद राजवीर और नायरा की शादी हो जाती है। अनुपमा इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। नायरा के आ जाने से सुमित्रा जी के काम का बोझ हल्का हो गया था। घर की पूरी जिम्मेदारी नायरा ने अपने कंधों पर ले ली थी। नायरा घर में हमेशा साड़ी पहनती थी, जिसकी वजह से अनुपमा नायरा को भी गंवार कहने लगी थी। लेकिन नायरा अनुपमा को पलटकर जवाब दे देती थी, जिसकी वजह से अनुपमा अपनी भाभी से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती थी। अब जब अनुपमा राजवीर को गंवार कहती तो नायरा उसे टोक दिया करती थी। एक दिन की बात है, अनुपमा ने राजवीर से कुछ काम कहा था, लेकिन राजवीर काम करना भूल गया था, जिसकी वजह से अनुपमा ने राजवीर को बहुत कुछ सुना दिया था। नायरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था ये। नायरा अनुपमा को कुछ कहने जा रही थी, लेकिन राजवीर ने उसे रोक दिया, जिसकी वजह से नायरा राजवीर से गुस्सा हो गई थी। उस समय तो राजवीर वहाँ से चला गया, लेकिन रात में राजवीर ने नायरा से इस बारे में बात की। नायरा, तुम अनुपमा से झगड़ा मत किया करो, उसकी तो आदत है ऐसे ही बात करने की। वो बचपन से मुझे अनपढ़ गंवार और भी पता नहीं क्या क्या बुलाती रहती है, लेकिन मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। राजवीर, मुझे नहीं अच्छा लगता जब वो आपको इस तरह से उल्टा सीधा बोलती है। अनुपमा आपसे 2 साल छोटी है, फिर वो इस तरह से आपसे कैसे बात कर सकती है? अरे नायरा, क्या फालतू में उससे उलझना। वैसे भी वो कुछ दिनों की मेहमान है, शादी हो जाएगी तो फिर वो अपनी ससुराल चली जाएगी। राजवीर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? शादी के बाद अगर वो अपनी ससुराल में इस तरह से बात करेगी तो भी तो हमें बातें सुननी पड़ेंगी। नायरा, मैं कुछ भी नहीं जानता, आज से तुम अनुपमा से कुछ भी नहीं कहोगी। तुम दोनों में बहस होती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ राजवीर जी, आप ठीक कह रहे हैं, हम दोनों में बहस होती है तो आपको अच्छा नहीं लगता, और वो मेरे सामने आपको अनपढ़ जाहिल गवार बोलती रहे तो मैं सुन लूँ। माना मैं एक गरीब घर से हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेरे पति का अपमान करे और मैं चुपचाप सुनती रहूं। राजवीर ने नायरा को गले लगाते हुए कहा, शांत हो जाओ नायरा, इतना गुस्सा नहीं करते। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ, लेकिन राजवीर जी, मैं फिर से कहूँगी, इतना सीधा होना अच्छा नहीं होता कि लोग आपका फ़ायदा उठाने लग जाएं। जब अनुपमा को पैसे की ज़रूरत होती है तब तो वो आपको भैया भैया करके बुलाती है, लेकिन जैसे ही उसका काम निकल जाता है तो उसका फिर से वही अनपढ़ गवार चालू हो जाता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ये लड़की किस मिट्टी की बनी है। आप उसके लिए इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी उसे आपका प्यार नहीं दिखता। नायरा अपनी बात खत्म करके सो जाती है, लेकिन नायरा की बातें सुनकर राजवीर की नींद गायब हो जाती है। वो मन ही मन में सोच रहा था कि बचपन से लेकर आज तक उसने अनुपमा के लिए सब कुछ किया, उसने जो भी कहा वो सब कुछ लेकर दिया, फिर भी अनुपमा मुझसे नफरत क्यों करती है, मैं समझ नहीं पा रहा। बातों की उधेड़-बुन में उसको पता ही नहीं चला कि वो कब सो गया। सुबह के 5 बज रहे थे, दोनों उठ गए थे। नायरा घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन में लग गई और उधर राजवीर भैंसों को चारा पानी करने के लिए चला गया। नायरा के आ जाने से सुमित्रा जी पूरी तरह से फ्री हो गई थी। सुमित्रा जी जब भी अपनी नायरा बहू को देखती तो उनके मन में बस यही ख्याल आता कि काश उनकी बेटी अनुपमा भी नायरा की तरह होती। नायरा अपने से बड़ों का सम्मान करना बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसने सुमित्रा और श्याम प्रसाद जी से कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था। अनुपमा का टीचिंग में सिलेक्शन हो गया था और वो प्राइमरी स्कूल की अध्यापक बन गई थी। अब तो अनुपमा के पर ही निकल आए थे। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगी थी। जब मोनिका और किशोर छुट्टियों में घर आते थे तो घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता था। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर का सारा काम खत्म करती। यहाँ किशोर के पास कोई काम नहीं होता था,
इसीलिए वो अपने भाई और पापा की मदद करने के लिए खेतों पर चला जाता। सावित्री जी और श्याम प्रसाद जी अपने पूरे परिवार को एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाते थे। श्याम प्रसाद जी राजवीर और किशोर के साथ घर आ गए थे। दोपहर का खाना बन चुका था। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी सावित्री जी ने कहा, मैं सोच रही थी कि अब तो अनुपमा की नौकरी लग गई है, इसीलिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देते हैं। तो किशोर बोला, हाँ मम्मी, सही कह रही हो, अब हमें अपनी अनुपमा की शादी कर देनी चाहिए। श्याम प्रसाद जी बोले, ठीक है, तुम लोग अपने जानने में कोशिश करो, अगर कोई अच्छा लड़का हो तो मुझे बताना। राजवीर सबकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। नायरा राजवीर को देखकर समझ गई थी कि राजवीर जी के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। उसने वहीं पर राजवीर से पूछ लिया, राजवीर जी, क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? राजवीर अचानक से हड़बड़ा गया और बोला, नहीं नहीं नायरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा, मेरे जानने में एक लड़का है, अगर आप कहें तो। श्याम प्रसाद जी बोले, बताओ बेटा, कौन है वो लड़का जो तुम्हें पसंद है? अरे पापा, मेरे बचपन का दोस्त कार्तिक, उसको हमारी नायरा बहुत पसंद है। उसने मुझसे नायरा के लिए कई बार बात की, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि क्या पता नायरा को मेरा पसंद किया हुआ लड़का अच्छा ना लगे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम इस घर के बेटे हो, तुम्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अगर तुम्हें कार्तिक पसंद है तो इसका मतलब है कि वो जरूर बहुत अच्छा लड़का होगा। किशोर ने भी अपने पापा की हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि घर में सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि राजवीर नायरा से बहुत प्यार करता है। वो उसके लिए कभी भी गलत लड़का पसंद नहीं करेगा। अच्छा राजवीर, ये बताओ कि कार्तिक क्या करता है और कहाँ रहता है? पापा, वो दिल्ली में रहता है, उसका कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है उसके पास, घर गाड़ी नौकर चाकर सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अपनी अनुपमा वहां पर महारानी की तरह राज करेगी। तो सुमित्रा जी बोली, वो तो इस घर में भी महारानियों की तरह ही राज करती है, सब पर अपना हुक्म चलाती रहती है। श्याम प्रसाद जी ने राजवीर से कहा, ठीक है बेटा, तुम कार्तिक को यहाँ पर बुला लो। यहाँ पर उसका कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं नहीं पापा, यहाँ पर भी उसका अपना खुद का घर है, उसके मम्मी पापा यहीं गांव में रहते हैं, अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है बेटा, उसे बुला लो, फिर हम लोग उसके घर जाएंगे अपनी नायरा की शादी की बात करने के लिए। सभी लोग खाना खा चुके थे और यहीं पर नायरा की शादी की बात भी खत्म हो चुकी थी। सब अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। सुमित्रा जी और श्याम प्रसाद जी आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर अनुपमा आ जाती है। सुमित्रा जी ने अनुपमा से कार्तिक के बारे में बात की, तो अनुपमा ने कार्तिक का नाम सुनते ही शादी के लिए हाँ कर दिया। श्याम प्रसाद जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनुपमा ने ऐसे कैसे शादी के लिए हाँ कर दिया। बेटा, क्या तुम कार्तिक को पहले से जानती हो? हाँ पापा, मैं कार्तिक को जानती हूँ, मैंने उसकी मैगजीन में फ़ोटो देखी है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और मैंने उसको 1-2 बार राजवीर भैया के साथ भी देखा है। क्या तुम्हें ये भी पता है कि वो राजवीर का दोस्त है? फिर भी तुम शादी उससे करने के लिए तैयार हो? अरे पापा, कार्तिक कोई भैया की तरह अनपढ़ गवार नहीं है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसे भला कोई शादी के लिए कैसे मना कर सकता है? सुमित्रा जी मन ही मन में सोच रही थी कि उनकी बेटी अनुपमा कितनी चालाक है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनुपमा के अंदर इतनी चालाकी कहाँ से आई, क्योंकि इस घर में तो किसी के अंदर चालाकी नहीं थी। अनुपमा कार्तिक से अपनी शादी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी, इसीलिए वो गाना गुनगुनाते हुए अपने पापा के कमरे से बाहर निकल गई। राजवीर ने कार्तिक को फोन करके बता दिया कि उसके घर में सब इस शादी के लिए तैयार हैं, अब बस उसको अपने घर में बात करनी होगी। कार्तिक ने कहा कि बुधवार को वो अपने घर आ रहा है, तभी तुम अंकल जी के साथ वहीं पर आ जाना, सारी बातें हो जाएंगी। वैसे राजवीर, मुझे नहीं लगता कि मेरे घर में भी किसी को इस शादी से कोई ऐतराज होगा। ठीक है, बुधवार को मिलते हैं कहकर राजवीर ने फ़ोन काट दिया और अपने घर में सबको बता दिया
कि कार्तिक बुधवार को अपने घर आ रहा है और शाम को वो लोग उसके घर पर जा रहे हैं। कार्तिक के साथ उसकी शादी होगी, ये सोचकर अनुपमा की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वो कार्तिक की दुल्हन बनने के सपने सजोने लगी। कार्तिक अपने घर पर आ गया था। बुधवार की शाम को राजवीर अपने पापा और भैया के साथ कार्तिक के घर पहुंच गया। वहां पर कार्तिक के मम्मी पापा ने उन लोगों का स्वागत बहुत अच्छे से किया। उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। उनका रहन सहन एकदम साधारण था। ये सब देखकर श्याम प्रसाद जी को बहुत अच्छा लगा। सुमित्रा जी मन ही मन में सोच रही थी कि ये सब लोग तो इतने सीधे साधे हैं और हमारी अनुपमा तो, हे ईश्वर, सब कुछ अच्छे से हो जाए। इतना अच्छा परिवार है, मेरी अनुपमा सबसे मिलजुल कर रहे, बस यही प्रार्थना है। कार्तिक और अनुपमा एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार थे, इसीलिए सगाई की तारीख तय कर दी गई। सगाई की तारीख 5 दिनों के बाद थी, इसीलिए सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा। अनुपमा और कार्तिक की सगाई बहुत धूमधाम से संपन्न हो जाती है। 20 दिनों के बाद शादी थी, तो अब सभी लोग शादी की तैयारियों में लग गए थे। धीरे धीरे करके वो दिन भी आ गया जिस दिन का सभी को इंतजार था। अनुपमा दुल्हन के लाल जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सुमित्रा जी ने अपनी बेटी अनुपमा की नज़र उतारी और उसे कान के पीछे काला टीका लगाया। राजवीर ने शादी की तैयारी बहुत अच्छे से कराई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी वीआईपी की शादी हो। तैयारी देखकर अनुपमा की खुशियों का ठिकाना नहीं था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी इतनी ग्रैंड तरीके से होगी। अनुपमा और कार्तिक की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। जब अनुपमा विदा हो रही थी तो सुमित्रा जी ने अनुपमा से कहा, बेटा तुम्हारी ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे हैं, हमेशा उनका ध्यान रखना। तो अनुपमा ने कहा, मम्मी आप परेशान मत हो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, मेरी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अनुपमा जी मन ही मन में सोचने लगी, बेटा मुझे चिंता तुम्हारी नहीं है, बल्कि चिंता तो मुझे तुम्हारे सास ससुर की हो रही है, जिनके घर तुम जा रही हो, क्योंकि मैं तो उन लोगों से मिल चुकी हूँ, वो लोग तो बहुत सीधे साधे हैं। अनुपमा को विदा होते हुए देखकर राजवीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। अनुपमा उसके आंसू को दिखावा ना समझे, इसीलिए राजवीर ने झट से अपने आंसू पोंछ लिए। अनुपमा राजवीर को गवार अनपढ़ कुछ भी बोले, लेकिन राजवीर अनुपमा से सच्चे दिल से बहुत प्यार करता था। राजवीर के लिए उसकी बहन बहुत मायने रखती थी। श्याम प्रसाद जी ने राजवीर की आंखों में आंसू देख लिए थे, इसीलिए उन्होंने राजवीर का कंधा थपथपाया। राजवीर झट से अपने पापा के गले लग गया। अनुपमा गाड़ी में बैठ गई थी। राजवीर और किशोर ने उसकी गाड़ी को धक्का दिया और ससुराल के लिए विदा कर दिया। आज कार्तिक की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वो अनुपमा को कई साल से पसंद करता था। उसने ये बात राजवीर को भी बताई थी। अनुपमा का गृह प्रवेश उसकी सासू माँ ने बहुत ही धूमधाम से करवाया था। अनुपमा घर को देखकर खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि कार्तिक का घर घर नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवेली हो। अनुपमा ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ससुराल ऐसी होगी। अनुपमा की सासू माँ रागिनी अवस्थी ने अनुपमा को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। बहुत सारे मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे। अगले दिन अनुपमा की पहली रसोई थी और सुबह के 7 बज गए थे, लेकिन अनुपमा अभी तक सो रही थी। रागिनी जी ने अपने पति नारायण से कहा, 7 बज गए हैं, मैं एक काम करती हूँ, अनुपमा बहू को जगा देती हूँ, क्योंकि आज उसकी पहली रसोई है और उसकी मुंह दिखाई के लिए औरतें भी आने लग जाएंगी। अनुपमा को ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं आता था, लेकिन वो सूजी का हलवा बना लेती थी, इसीलिए उसने अपनी पहली रसोई में मीठे में सूजी का हलवा बनाया। सबको सूजी का हलवा बहुत पसंद आया। गांव में औरतें मुंह दिखाई के लिए एक साथ नहीं आती, बल्कि आती जाती रहती हैं। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन लोगों का आना बंद नहीं हुआ था। मुंह दिखाई में अनुपमा को बहुत सारे गहने और कैश मिला था, जिसे देखकर अनुपमा की आंखें चौंधिया गई थी। अगले दिन अनुपमा के पग फेरे की रस्म थी, इसीलिए राजवीर उसे लेने के लिए आया था।
राजवीर को देखकर कार्तिक तो बहुत खुश हो गया था, लेकिन अनुपमा को कोई खास खुशी नहीं हुई थी। अनुपमा राजवीर के साथ घर आ गई थी। घर में सब लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। अनुपमा बहुत खुश थी। उसको खुश देखकर श्याम प्रसाद जी, सुमित्रा और उसकी भाभीियों को बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद अनुपमा उनको मुंह दिखाई में कौन कौन से जेवर मिले वो सब अपने घर वालों को दिखाने लगी। नायरा मन ही मन में सोच रही थी कि लो भाई, अब इनका दिखावा शुरू हो गया। खुशियों के दिन पंख लगाकर उड़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। अनुपमा के बड़े भैया और भाभी वापस लखनऊ चले गए थे, क्योंकि उनकी छुट्टियां खत्म हो गई थी और अनुपमा भी अपनी ससुराल लौट गई थी। लगभग 1 महीने के बाद अनुपमा कार्तिक के साथ दिल्ली चली गई। दिल्ली जाने के बाद अनुपमा पूरी तरह से बदल गई थी। कई कई दिन हो जाते वो अपने मम्मी पापा या भैया भाभी के पास फ़ोन तक नहीं करती थी, लेकिन हाँ, अपने ससुराल में अपने सास ससुर के पास कभी कभी फ़ोन कर लिया करती थी, उनके हाल चाल लेने के लिए। कार्तिक के डर की वजह से अनुपमा के सास ससुर जब कभी उसके मायके में उसके मम्मी पापा के पास फ़ोन करते थे तो वो अनुपमा की बहुत तारीफ करते थे। सावित्री जी को बहुत अच्छा लगता था कि कम से कम मेरा ना सही अपने सास ससुर का तो ध्यान रखती है। अभी तक पूरा बिजनेस अनुपमा के ससुर जी के नाम पर था। शायद इसी लालच की वजह से अनुपमा उनका ध्यान रखती थी, उनको फ़ोन कर लिया करती थी। धीरे धीरे करके 3 महीने गुजर गए। मोनिका ने अपनी देवरानी नायरा को बताया कि वो माँ बनने वाली है। मोनिका की एक आदत बहुत अच्छी थी। इतने साल के बाद भी वो रोजाना शाम को सावित्री जी के पास फ़ोन कर लेती थी, और जब कोई बहुत ज़रूरी बात होती थी तो फिर वो अपनी देवरानी नायरा के पास फ़ोन करके उससे बात कर लेती थी। नायरा को जब पता चला कि वो चाची बनने वाली है तो वो बहुत खुश हो गई थी और उसने घर में सबको बता दिया कि वो घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। सबकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। अभी अभी घर में खुशियों ने दस्तक दी ही थी कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई। एक दिन श्याम प्रसाद जी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया तो पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। सबके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि श्याम प्रसाद जी को इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है। डॉक्टर ने बताया कि उनके ऑपरेशन में 15 से 20 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनकर राजवीर कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने रुपयों का इंतजाम कैसे करेगा, क्योंकि अभी अभी कुछ समय पहले तो अनुपमा की शादी में उसने सारे रुपए खर्च कर दिए। यहाँ तक कि अनुपमा की शादी में उसके ऊपर 5 लाख का कर्जा भी हो गया था। उसमें से अभी सिर्फ 3 लाख ही चुकाया था। 2 लाख तो अभी और बाकी था, जिसकी वजह से उसे लोन भी नहीं मिल सकता था। राजवीर ने अपने बड़े भैया किशोर को फ़ोन करके बताया। किशोर और मोनिका के अकाउंट में कुल मिलाकर 8 लाख रुपए थे। शाम तक किशोर मोनिका को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया था और वो 8 लाख रुपए उसने वहां रिसेप्शन पर जमा करवा दिए। बाकी के 7 लाख का इंतजाम अगले 24 घंटे में करना था। इसीलिए राजवीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे मदद मांगे। राजवीर हॉस्पिटल में इधर उधर परेशान होकर घूम रहा था। तब सुमित्रा जी ने उससे कहा, बेटा एक बार अनुपमा को फ़ोन करके बात करो, क्या पता उसके पास हो जाए। वैसे कहीं न कहीं सुमित्रा जी भी जानती थी कि अनुपमा उनकी कोई मदद नहीं करेगी। राजवीर ने अनुपमा के पास फ़ोन किया और उसे सारी सिचुएशन बताई। अनुपमा ने कहा, भैया कार्तिक तो बाहर गए हैं और मेरे पास इतने रुपए हैं नहीं कि मैं आपकी मदद कर सकूं। आप कहीं और से देख लीजिए। राजवीर को यकीन नहीं हो रहा था कि अनुपमा ऐसा भी कर सकती है। अब राजवीर के पास खेत को गिरवी रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। राजवीर जिसके पास खेत गिरवी रखने के लिए गया था वो कार्तिक का दोस्त था। उसने कार्तिक को फ़ोन करके बता दिया कि उसका साला राजवीर खेत गिरवी रखने के लिए आया था। कार्तिक ने राजवीर को फ़ोन किया। राजवीर ने जब उसका फ़ोन उठाया तो कार्तिक उस पर चिल्लाते हुए बोला, राजवीर तू तो मेरे बचपन का दोस्त था, मैंने आज तक तुझसे कभी कुछ भी नहीं छुपाया था, फिर तूने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई।
तू खेत गिरवी रखने के लिए पहुंच गया और मुझे एक बार बताया तक नहीं। अब राजवीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कार्तिक को कैसे बताए कि उसने अनुपमा से मदद मांगी थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। अब तू मुझे ये बता कि ऐसी क्या ज़रूरत आ गई रुपए की कि तुझे खेत गिरवी रखने की ज़रूरत पड़ गई। तो राजवीर ने कार्तिक को पापा के बारे में बताया। कार्तिक ने तुरंत 7 लाख रुपए हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए और 2 लाख रुपए उसने अलग से राजवीर के अकाउंट में भेज दिए। राजवीर के पापा का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। कार्तिक शाम की फ्लाइट लेकर हॉस्पिटल आ गया। कार्तिक को देखकर राजवीर ने उसको गले से लगा लिया। आज सावित्री जी को अपने दामाद पर बहुत ही फक्र महसूस हो रहा था। वो मन ही मन में सोच रही थी कि ऐसा दामाद बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। श्याम प्रसाद जी का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया था। अब वो खतरे से बाहर थे। ये सुनकर सबकी जान में जान आई। कार्तिक ने राजवीर और उसके घर वालों को कसम दे दी थी कि वो इस बारे में अनुपमा को कुछ भी ना बताएं। कार्तिक अपने मम्मी पापा से मिलते हुए दिल्ली वापस चला गया। कार्तिक के मम्मी पापा श्याम प्रसाद जी से मिलने के लिए अस्पताल में आए थे। उन लोगों से मिलकर श्याम प्रसाद जी को बहुत ही अच्छा लगा था। धीरे धीरे करके 1 हफ्ता गुजर गया था। श्याम प्रसाद जी हॉस्पिटल से घर आ गए थे। अनुपमा और कार्तिक श्याम प्रसाद जी से मिलने के लिए घर पर आए। कार्तिक ने अनुपमा को पहले ही बता दिया था कि वो लखनऊ किसी काम से आया था। तभी उसे पता चला कि पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो वो उनसे मिलने आया था। ये सुनकर अनुपमा को थोड़ा बुरा लगा था कि वो उसके पापा थे, फिर भी वो उनसे मिलने के लिए नहीं आई, लेकिन कार्तिक उनसे मिलने आया। किशोर और मोनिका अपनी ड्यूटी पर वापस चले गए थे। नायरा और राजवीर ने मिलकर श्याम प्रसाद जी की देखरेख में दिन रात एक कर दिए थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वैसे वैसे श्याम प्रसाद जी की तबीयत में सुधार होता जा रहा था। अनुपमा को अभी तक नहीं पता था कि कार्तिक ने राजवीर को 9 लाख रुपए दिए हैं। धीरे धीरे करके समय गुजरता चला गया। मोनिका ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में दोबारा से खुशियां वापस आ गई थी। घर पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। बच्चे की छठी के लिए अनुपमा, कार्तिक और उसके सास ससुर को भी बुलाया गया। सभी लोग श्याम प्रसाद जी की खुशियों में शामिल होने के लिए आए थे। श्याम प्रसाद जी भी पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। अनुपमा ने बच्चे का नाम वरुण रखा, जो सबको बहुत ही पसंद आया था। छठी और नामकरण का कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो गया था। 2 दिन कार्तिक और अनुपमा वहीं पर रुके थे। फिर कार्तिक अनुपमा को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास चला गया। अनुपमा अपनी ससुराल में बहुत अच्छी तरह से रहती थी। शादी के बाद से उसके अंदर अपनी अमीरी का बहुत ही घमंड आ गया था, जो कि कार्तिक के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। धीरे धीरे करके राजवीर ने 2 साल में 7 लाख रुपए जमा कर लिए और 2 लाख रुपए किशोर ने दे दिए। अनुपमा 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो घर नहीं आ पा रही थी। तो राजवीर ने सोचा कि वो रुपए भी कार्तिक को दे देगा और अपनी बहन अनुपमा से भी मिल लेगा। राजवीर कार्तिक को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए बिना बताए चला आया। जब वो दिल्ली में अपनी बहन के घर पहुंचा, तो अनुपमा ने दरवाज़ा खोला। राजवीर ने कुर्ता पैजामा पहन रखा था, जिसे देखकर अनुपमा बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। राजवीर घर के अंदर गया और बोला, कार्तिक कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। तो अनुपमा ने कहा, वो विदेश गए हैं, कल सुबह तक आ जाएंगे। राजवीर ने इधर उधर नज़र उठाकर देखा, घर में कोई नहीं था। तभी अनुपमा बोली, कहिए आपको क्या काम था, आप यहाँ पर क्यों आए? अनुपमा, वो पापा की तबीयत खराब। इतना सुनते ही अनुपमा राजवीर के ऊपर बरस पड़ी। फिर से पापा की तबीयत खराब हो गई और आप रुपए मांगने के लिए यहाँ पर चले आए? भैया, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? मेरे पास कोई रुपए नहीं है और कार्तिक भी बाहर गए हैं, इसीलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अनुपमा ने राजवीर की कोई बात नहीं सुनी और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो मन ही मन में बड़बड़ाने लगी, हद होती है, अपना तो कुछ कमाते नहीं और मुंह उठाकर चले आते हैं मुझसे रुपए मांगने के लिए। राजवीर वहीं लॉन में घर के बाहर बैठा रहा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अनुपमा घर पर अकेली है, घर में कोई नहीं है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है।
इसीलिए वो उसे अकेला छोड़कर घर वापस नहीं जा सकता। और फिर रात भी काफ़ी हो गई थी। बाहर लॉन में बैठे हुए राजवीर को लगभग 3 घंटे हो गए थे। चौकीदार ने आकर राजवीर से पूछा, भैया आप बाहर क्यों बैठे हैं, घर के अंदर क्यों नहीं जाते? तो राजवीर ने कहा, लगता है अनुपमा अभी सो रही है, इसीलिए मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं उसका यहीं पर बैठकर वेट कर रहा हूँ। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी अंदर से एक आवाज़ राजवीर के कानों में पड़ी। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि अनुपमा की थी। चौकीदार ने दूसरी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला और राजवीर अनुपमा के कमरे के अंदर गया तो उसने देखा अनुपमा ज़मीन पर पड़ी हुई थी और वो अपना पेट पकड़कर चिल्ला रही थी। राजवीर अनुपमा को लेकर अस्पताल गया। अनुपमा बार बार कार्तिक का नाम ले रही थी। राजवीर ने कई बार उसको फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। तो फिर उसने अनुपमा के सास ससुर को फ़ोन करके बताया कि अनुपमा को अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके पेट में चोट लगने की वजह से उसका ऑपरेशन करना पड़ा और अनुपमा ने एक बेटी को जन्म दिया। उसको डॉक्टर ने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा था क्योंकि वो 1 महीने पहले हो गई थी। अगले दिन राजवीर के परिवार से और कार्तिक के मम्मी पापा अस्पताल पहुंच चुके थे। अनुपमा और बच्चा दोनों ठीक थे। ये सुनकर सबको बहुत ही तसल्ली मिली। दोपहर को कार्तिक अपने घर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे सब कुछ बता दिया, इसीलिए कार्तिक सीधे अस्पताल पहुंच गया। कार्तिक अनुपमा के पास गया तो उसने बताया कि वो बेड से टकरा कर गिर गई थी और राजवीर भैया उसको हॉस्पिटल लेकर आए। अगर आज वो ना होते तो शायद वो और उसका बच्चा। मैंने तो राजवीर भैया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन शायद वो समझ गए थे मैं घर पर अकेली हूँ। मेरा भाई इतना समझदार था, फिर भी मैं उसको अनपढ़ गंवार न जाने क्या क्या बोलती रही। आज अनुपमा को अपने किए का बहुत ही पछतावा था। कुछ समय बाद अनुपमा हॉस्पिटल से घर आ गई थी अपने बच्चे के साथ। राजवीर ने कार्तिक को रुपए वापस कर दिए थे। कार्तिक ने अपनी बेटी के नामकरण के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। उसमें बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। कार्तिक ने अपनी बेटी का नाम अंशिका रखा, जो सबको बहुत ही पसंद आया था। अब अनुपमा राजवीर से बहुत ही सम्मान के साथ बात करती थी। अनुपमा का पूरा परिवार आज बहुत खुश था अनुपमा में आए बदलाव को देखकर। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।